सो हाय एवरीवन, नमस्कार सभी को, स्वागत है सभी का स्टडी प्रीचर्स पर। दोस्तों कैसे हैं सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो फिर से एक बार आपके लिए मैं MCQ सीरीज़ लेके आ चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, MCQ सीरीज़ आपके लिए लेके आ चुका हूँ। ये आपकी बेसिकली रहेगी रिवीजन सीरीज़। जिन्होंने तो अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है अपने आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए वो इन MCQs को अटैम्प्ट करो और तुम स्किप कर सकते हो क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके। लेकिन अगर आप में से कोई ये वीडियो जो देख रहा है वो बिगिनर है अगर प्रिपरेशन में किसी भी तरह से, तो मैं एक बात का आपको प्रॉमिस करता हूँ, आप यहाँ पे 10 MCQs मैंने रखे हैं, लेकिन मेरे 10 MCQs शायद बाकियों के 50 MCQs के बराबर दम रखेंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आपको एक एक ऑप्शन का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। ठीक है, एक एक ऑप्शन का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिलेगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो 10 कहने को 10 हैं, लेकिन 50 से ज़्यादा MCQs तुम्हारे बन जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, कॉपी पेन लेके अपना बैठो। ठीक है, कॉपी पेन चाहिए और नोट्स बनाओ। जो भी मैं आपसे यहाँ पे बोल रहा हूँ उनके नोट्स बनाओ बहुत अच्छे तरीके से। आपको पेपरों में देखना इतनी ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ऐसा करना, मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा अपने MCQs का। डेली आपको ये MCQs देखने को मिलेंगे, तो उस प्लेलिस्ट को बना दूंगा। तो आपने क्या करना है, उसमें से नोट्स बनाने हैं और एक अलग कॉपी पे बना लेने हैं। पेपरों में अगर आपको हेल्प नहीं मिली तो फिर आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके कि सर हेल्प नहीं मिली पेपरों में। ठीक है, लेकिन मिलेगी आपको, इतना मुझे भरोसा है, श्योरिटी है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर में ज्योग्राफी करवा रहा हूँ और हिस्ट्री के कुछ MCQs करवा रहा हूँ। ठीक है, उनकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। और इसके अलावा ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आप में से कोई मेरे ऑनलाइन कोर्सेज़ परचेज़ करना चाहता है, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पे रहेंगे आपके लिए अवेलेबल। ठीक है, जिसमें कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं इंग्लिश का आपको ग्रामर करवाता हूँ, फुल कोर्स रहेगा। अगर कोई हिमाचल प्रदेश से अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो HPGK फुल करवाता हूँ। ठीक है, और नेशनल GK, और इसमें इंटरनेशनल एस्पेक्ट भी कवर अप होंगे आपके। तो ये आपको मेरे कोर्सेज़ में मिलेगा। तो एक बार अगर आपको प्राइजेस जानने हैं तो आप व्हाट्सएप अप कर सकते हो, पूछ सकते हो। बहुत ईजी अफोर्डेबल प्राइसेस पे रहेंगे। ठीक है, और दूसरी बात यार, थोड़ा बहुत अगर शोर शराबा आसपास होगा तो प्लीज़ वेयर आउट दिस, क्योंकि मैं घर पे हूँ अभी और दिक्कत थोड़ा बहुत घर पे बाकी काम काज चल रहे होते हैं तो थोड़ा परेशानी होती है। ठीक है दोस्तों, चलो फिर स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन आपके सामने है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सातबन्ना डायनेस्टी। सातबन जो डायनेस्टी थी उसका फाउंडर किसे बोला जाता है? ऑप्शंस आर गौतमीपुत्र सतकर्णी, सिमुका, पुलुमावी या सतकर्णी। ठीक है, ठीक है। अब जो मैं ऊपर मैंने बोल रहा था ना कि कैसे एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। तो इसका सही उत्तर बताओ जरा क्या रहेगा। इसका जो फाउंडर है वो सिमुका को बोला जाता है। सिमुका वॉज द फाउंडर ऑफ सातबन्ना डायनेस्टी। सातवाहन डायनेस्टी, उसका फाउंडर सिमुका को बोला जाता है। ठीक है, आंसर भी मैंने यहाँ लगा के रखे हैं और आपको मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दूंगा सारे के सारे। ठीक है जी, चलो अब देखो, ये आपके सामने है, सिमुका लिखा हुआ है यहाँ पे, फाउंडर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी। एंड उसने अपना रूल जो डेक्कन में दक्षिण का जो पठार है वहाँ पे इस्टेब्लिश करा था 1st सेंचुरी BCE में। ठीक है, कब? आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यास, जब मौर्यास का पतन हुआ था तब करा था। थोड़ा सा पॉइंटर्स अब लिखो, मैंने कहा था ना आपको नोटबुक लेके बैठना पड़ेगा। कुछ पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट सातवाहन डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लिखो, नोट करो। पहली बात तो हमने जान ली कि आफ्टर मौर्य ये आए थे, आफ्टर मौर्य एम्पायर, जब मौर्य एम्पायर का पतन हुआ उसके बाद आए। ठीक है, दूसरा इनका शासन जो है वो डेक्कन जो है एरिया है, डेक्कन रीजन, वहाँ पे रहा है ज़्यादा। कौन सी इंपॉर्टेंट स्टेट्स? आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। इनकी कैपिटल सिटीज़ की अगर मैं बात करूं, कैपिटल सिटीज़ दोस्तों, 2 कैपिटल सिटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट रही हैं इनकी। एक आपकी प्रतिष्ठाना, ठीक है, दूसरी अमरावती। प्रतिष्ठाना की बात करूं तो बेसिकली ये इनकी जो थी मेन कैपिटल थी, दिस वॉज द मेन कैपिटल। एंड अमरावती इनकी थी कल्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। ठीक है, नोट करनी है सारी की सारी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करूं तो गौतमीपुत्र सतकर्णी बड़ा ही एक फेमस रूलर हुआ इनका, इसका नाम याद रखोगे।
गौतमीपुत्र सतकर्णी बड़ा फेमस रूलर हुआ है। अब इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें करी हैं गौतमीपुत्र ने। एक तो इन्होंने अश्वमेध यज्ञ इसको परफॉर्म किया था, जो कि श्री राम जी ने भी किया था। अगर आपने रामायण देखी होगी आपको पता है, ये इन्होंने परफॉर्म करा था। तो ये पेपरों में क्वेश्चन आता है इनके बारे में, ठीक है। दूसरा, अगर आप इनकी नाम देखोगे तो देखो गौतमीपुत्र, पहले गौतमीपुत्र लिखा फिर सतकर्णी लिखा है। तो मतलब क्या पता चल रहा है कि मदर को बहुत इंपॉर्टेंस है, यानी कि ये दर्शा रहा है उस समय की जो फीमेल्स की कंडीशन। तो इनकी मदर का नाम क्या था? इनकी मदर का नाम था गौतमी बालाश्री, सॉरी ओके, मैंने ऊपर आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अश्वमेध मैं लिख देता हूँ यार, अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया था। इनकी मदर का नाम था गौतमी बालाश्री, ठीक है। उसी से इनका नाम पड़ा है गौतमीपुत्र, यानी कि सोसाइटी क्या थी उसमें पे? मैट्रिलीनियल सोसाइटी। जैसे अब पैट्रियार्कल सिस्टम है ना, कि पिता का नाम पहले चलता है, तो उसमें मदर का नाम चलता था इनके शासन में। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनकी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो इनके इसमें लैंग्वेज जो यूज़ होती थी वो थी प्राकृत, ठीक है। लेकिन जब मैं बात कर लेता हूं इंस्क्रिप्शंस की, जो उसके इसमें लेख लिखे गए हैं, तो कौन सी स्क्रिप्ट में? प्राकृत। और इंस्क्रिप्शन तो कौन से? वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में, ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं इनके लेख। तो स्क्रिप्ट ब्रह्मी थी और लैंग्वेज प्राकृत थी, ये याद रखना। इन्होंने किस धर्म को प्रमोट करा? तो बुद्धिज़्म को, साथ में ब्राह्मणवाद को, ब्राह्मणिज्म, बुद्धिज़्म एंड ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणवाद को प्रमोट करा इन्होंने, ठीक है। जब इनकी डिक्लाइन की बात आती है तो डिक्लाइन इनका माना जाता है 3rd सेंचुरी में। 1st सेंचुरी में एस्टेब्लिश करा है देखो यहाँ पे, और 3rd सेंचुरी में इनका डिक्लाइन जो है वो माना जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से मैं आपको सारे MCQs करवाऊंगा। तो मैं पहले बोल देता हूँ, जिसका पढ़ने का इतना अच्छा इरादा नहीं है वो स्किप कर दे वीडियो, क्योंकि मैं आपको वैसे नहीं करवाऊंगा बाकी यहाँ पे कुछ टीचर्स की तरह कि हाँ भाई क्वेश्चन दिया, आंसर टिक करवाया, अगले क्वेश्चन। तो क्या फ़ायदा तुम्हारा MCQ करने का? पेपर में वही थोड़ी आएगा। उसके आसपास की सारी डिटेल करो ना, नोट्स बनाओ, तब तो तुम्हारा टाइम देने का फ़ायदा होगा। ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करूँगा, हार्डली 20 मिनट का वीडियो रहेगा ये, ठीक है। लेकिन वो 20 मिनट बहुत बेस्ट होंगे तुम्हारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस मेंशंस अशोका बाय नेम? कौन सी इंस्क्रिप्शन में अशोका को बाय नेम मेंशन करा गया है? कलिंगा एडिक्ट में, सॉरी माइनर रॉक एडिक्ट में, पिलर एडिक्ट 4 में, या रॉक एडिक्ट नंबर लिखा हुआ है? चलिए इसका आंसर देखते हैं फटाफट, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई थिंक मैंने ओके ठीक है, सॉरी इसका आंसर नहीं लिखा होगा, मैं बता देता हूँ आपको। तो इसमें किसमें मेंशन करा गया था बाय नेम? किसका जो नाम बताया गया था? तो वो माइनर एडिक्ट 1 में बताया गया था, रॉक एडिक्ट 1 में, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं ज़रा, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो। अशोका ने, जो राजा अशोक थे, उन्होंने बेसिकली रॉक एडिक्ट्स इशू किए थे, एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट्स। कहने का मतलब क्या है यार? इनके ऊपर खुदवाया गया था, चीज़ों को लिखा गया था, इनके कुछ उपदेश, इनकी कुछ बातें, ताकि आने वाले जनरेशन्स को वो पता चले। ये बेसिक मेन पर्पज़ था, ठीक है। पिलर एडिक्ट्स के बारे में यहाँ पे बताऊंगा। रॉक एडिक्ट्स इनके मेजर जो थे वो 14 थे और कुछ माइनर थे। पिलर एडिक्ट्स इनके 7 थे। अब यहाँ इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें पिलर एडिक्ट्स के बारे में दे रहा हूँ, ओके। सबसे बात, ये दोनों के दोनों किस में लिखे गए थे? लैंग्वेज जो थी वो प्राकृत थी, प्राकृत लैंग्वेज थी, और स्क्रिप्ट जो है वो ब्रह्मी रहेगी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट रहेगी। ये 2 बातें याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई ये बोले कि भाई सिर्फ और सिर्फ यही थी प्राकृत और ब्राह्मी, नहीं, कुछ यहाँ पे अलग भाषाओं में भी लिखे गए थे, जैसे खारोष्ठी में, खारोष्ठी स्क्रिप्ट इसमें लिखे गए थे, ग्रीक में भी लिखे गए थे कुछ, ठीक है, और कुछ अरामिक में भी लिखे गए थे, अरामिक। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है वहाँ पे इन लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं। चलो अगर मैं बात करूँ 7 एडिक्ट्स की, इंपॉर्टेंट जो हैं, एक तो इनके ऊपर क्वेश्चन आता है इनकी लोकेशन के ऊपर, पिलर एडिक्ट्स की लोकेशन। तो देखो मैं सातों के सातों यहाँ लिख लेता हूँ। एक आती है लोरिया नंदनगढ़, नंदनगढ़, ठीक है। एक आपकी आती है लोरिया अराराज, अराराज, ठीक है। एक आपकी आती है रामपुरवा,
रामपुरबा, तीनों के तीनों कहाँ हैं? बिहार में। तीनों के तीनों कहाँ हैं? बिहार में। फिर आती है टोपरा, टोपरा, ठीक है, ये कहाँ पे है? हरियाणा, प्रेजेंट दिल्ली में आता है ये। फिर आती है, सॉरी यार क्या हो रहा है ये, टोपरा, ठीक है। फिर आती है आपकी मेरठ, मेरठ, ठीक है, मेरठ आपकी आएगी यूपी में, ओके। फिर आती है सारनाथ, सारनाथ कहाँ आएगी? ये भी यूपी में, दोनों के दोनों यूपी में हैं। फिर आपकी कौन सी आती है इंपॉर्टेंट? सांची, सांची आपकी आती है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये 7 हैं, 1 2 3, ठीक है, रामपुरबा, सॉरी रामपुरबा 4, अगर आपने लिख लिया सॉरी मिट गया, मैं अभी बार बार नहीं लिखूंगा यार, टोपरा, ओके, एंड सारनाथ, ठीक है। और तो ये अगर आपकी, ये आपकी 7 की होगी टोटल की टोटल, 7 एडिक्ट्स है, ठीक है। और मैंने इनकी लोकेशन भी बता दी था, पेपरों में आती है लोकेशन, क्वेश्चन आता है यहाँ से डायरेक्टली, ठीक है जी। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आप जानना चाहो कि इन्होंने क्या क्या किस किस चीज़ में पिलर एडिक्ट में क्या क्या लिखा है, मैं मिटा रहा हूँ इसको, बाकी का भी मुझे बताना है आपको, ठीक है। जगह कम है थोड़ी सी, सो यू हैव टू एडजस्ट, ओके। तो जो पहला फर्स्ट रॉक एडिक्ट, सॉरी पिलर एडिक्ट है, उसमें क्या बोला गया फर्स्ट में? ये पेपरों में सवाल आते हैं। उसमें बेसिकली इन्होंने ऑर्डर दिया है, किसने? अशोका ने, ऑर्डर्स अगेंस्ट एनिमल सेक्रीफाइस, यानी कि जो एनिमल्स की बलि दी जाती है उसके खिलाफ इन्होंने बोला है। दूसरे पिलर एडिक्ट पे क्या बोला है? मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, दोनों के बारे में बताया गया है। तीसरा जो पिलर एडिक्ट है वो बताता है जस्टिस एंड वेलफेयर को, कि किस तरीके से शासन होना चाहिए, लोगों का कैसे उसमें जस्टिस दिलाए, न्याय दिलाए और उनके वेलफेयर की बात हो। चौथा बताता है नॉन वायलेंस के बारे में, नॉन वायलेंस, ठीक है, कंपैशन, भाईचारा वगैरह, जेनरोसिटी, ठीक है, ये सब बातें उसमें बोली गई हैं। पांचवा जो पिलर एडिक्ट है वो बताता है आपका कि जो इन्होंने अपना धम्म फैलाने के लिए, यानी कि धम्म पता है ना, अपनी प्रीचिंग्स टीचिंग्स, उसको फैलाने के लिए जो इन्होंने ड्यूटीज़ बेसिकली दी हैं, ड्यूटीज़ ऑफ धम्म, जो उनको क्या बोला जाता था? महामात्या बोला जाता था, ठीक है, महामाता बोला जाता था। उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है कि कैसे आपने इस धर्म को प्रचार करना है। 6वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलीजियस टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट टू और रिलीजन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस तरीके से रिलीजियस टॉलरेंस होनी चाहिए और बाकी धर्मों की क्या करनी है? रिस्पेक्ट करनी है, ओके। एंड साथ में क्या बोला है? जो इसकी पॉलिसीज़ थी अशोका की, धम्मा के रिगार्डिंग जो पॉलिसीज़ थी उसकी समरी है, ठीक है। एक सेकंड रुकना ज़रा थोड़ा सा, हाँ डन। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें थी। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने और इम्पॉर्टेंट बतानी है, अगर आपने ये चीज़ लिख ली तो इसको मिटा देते हैं फटाफट से, ठीक है, मिटा देते हैं, क्योंकि भाई मैंने बोला जगह का अभाव है हमारे पास, और अभी तक देख लो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हुए हैं, क्योंकि भाई बहुत इन डिटेल करवा रहा हूँ आपको। इनका जो सारनाथ वाला जो है ना, सारनाथ वाला जो पिलर है यूपी में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? उसको एज अ नेशनल एम्बलम की तरह हम इस्तेमाल करते हैं, नेशनल एम्बलम की तरह। और उसमें क्या क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये पेपरों में सवाल आता है। 4 शेर हैं उसमें, ठीक है, एक धर्म चक्र है, ठीक है, एक इसमें हॉर्स है एंड बुल है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फॉरलॉइंस, धर्मचक्र, हॉर्स एंड बुल, डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके पेपरों में आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मानसाबदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय विच मुगल एम्परर, तो किसने करा था? हम सभी को पता है किसने करा था, अकबर ने करा था मानसाबदारी का। अब ये मानसाबदारी चीज़ क्या है, इसके बारे में समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मानसाबदारी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अकबर ने चलाया था।
देखो मान साहब का जो मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है रैंक या कोई पोजीशन किसी को देना, रैंक या पोजीशन। तो ये बेसिकली आप कह सकते थे अफसर होते थे, इनके बड़े अफसर, ठीक है। और क्यों करा गया था? ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए। किसकी ऑर्गेनाइजेशन? मिलिट्री की ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्होंने ये स्टार्ट करा था मानसबदारी, रैंक देना कि इसके अंडर ये बंदे काम करेंगे, वो सब चीज़ें थी बेसिकली, ठीक है। अब इसमें मान साहब में 2-4 चीज़ें और इंपॉर्टेंट याद रखो। एक रखो कि जात। जात क्या है? ये जात बेसिकली अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस एंड सैलरी, ये आपका रैंक है, पर्सनल रैंक है, आई वुड से पर्सनल रैंक, कि कितनी आपका सैलरी है उसके अनुसार आपका स्टेटस और आपका रैंक। फिर एक आता है सावर, ये आपको याद रखना है। सवार, सवार क्या है बेसिकली कि ये बताता है नंबर ऑफ कैवेलरी मैन, कि एक जो मान साहब है उसके अंडर कितने जत्स हैं, कितने सावर हैं, और इन्हीं के अकॉर्डिंग उनका रैंक डिसाइड होता था कि वो कितना पावरफुल है, जी किसके पास कितने ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उनके डिफरेंट नाम दिए जाते थे। जैसे आमिर, पहला सबसे बड़ा जो पावरफुल होता था कौन सा मान साहब होता था? आमिर आज़म। अमीर आज़म, अमीर आज़म के पास आप मान के चलो कि लगभग 6000 से ज़्यादा कैवेलरी मैन होते थे, उसे अमीर आज़म बोला जाता था, सबसे बड़ा। फिर आता था आपका अमीर, सिंपल, जिसके पास लगभग आप मान सकते हो 3000 से 5000 तक कैवेलरी मैन होते थे, और बाकी इनसे छोटे होते थे, ठीक है जी। और इनकी पेमेंट कैसे दी जाती थी? इनकी सैलरी वो दी जाती थी 2 तरीक़ों से, या तो कैश में दी जाती थी नकदी, या दूसरा इनको कोई जागीरें दे दी जाती थी। लेकिन याद रखना है, ये जागीरें जो होती थी ये कोई इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं होती थी कि किसी एक मान साहब को मिलेगी फिर उसके आगे बच्चे को मिल जाएगी, नहीं, ये ट्रांसफरेबल होती थी, किसी को भी मिल सकती थी, ठीक है, ये मिल जाएगी आगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेना, उसका पढ़ लेना, ठीक है, मैंने समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड द बुक इंडिका? इंडिका किसने लिखी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता नहीं कितने पेपरों में रिपीट हुआ है, ठीक है। जो मौर्यन इंडिया का डिटेल्ड आप कह सकते हैं अकाउंट बताता है। तो प्लिनी ने लिखी हेरोडोटस, मेगास्थनीज, तो सही आंसर है मेगास्थनीज, आपको पता है। इन्होंने बुक लिखी थी इंडिका, ओके। चलो थोड़ा सा जरा इसके ऊपर ब्रीफ कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो ग्रीक एम्बेसडर थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि किसके समय ये भारत आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ठीक है। और ये बेसिकली इंडियन सोसाइटी और पॉलिटी को डिस्क्राइब करती है इनकी बुक इंडिका। सॉरी यार, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ है, खाना वगैरह बन रहा है तो ठीक है। लेकिन अब बाकी की जो हमने लिखे हैं यहाँ पे बंदे, जैसे प्लिनी हो गया, उसके बारे में भी तो जानना इंपॉर्टेंट है ना, अगले पेपर में हो सकता है प्लिनी पूछ ले। तो ये रोम से था, राइटर था, रोम से था एक राइटर, ठीक है। इसने एक बड़ी फेमस वर्क है इसका, नेचुरलिस हिस्टोरिका, इसने बुक लिखी थी नेचुरलिस हिस्टोरिका, तो याद रख लेना, ठीक है। और इसने एक इंडो रोम ट्रेड के बारे में काफ़ी विस्तार पूर्वक इसने बताया है, ओके। फिर मैंने बोला यहाँ पे दूसरा था, यहाँ पे हीरोडोटस। अब हीरोडोटस जो है बड़ा फेमस है, इसको फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोला जाता है समटाइम्स, हिस्ट्री। ऐसा क्यों बोला जाता है? ये क्या थे? एक ग्रीक हिस्टोरियन थे। क्या थे? ग्रीक हिस्टोरियन थे ये, ओके। एंड बेसिकली ये एक बात और इनके ऊपर फेमस है कि ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट हिस्टोरिकल अकाउंट दिया था इन्होंने बेस्टन का, फर्स्ट हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर इन्होंने लिखा था, लिटरेचर, ठीक है। फिर आते हैं स्ट्राबो। स्ट्राबो कौन है? ये भी ग्रीक से हैं, ग्रीक ज्योग्राफर थे ये। इन्होंने एक बुक लिखी थी बड़ी फेमस, ज्योग्राफिका। कभी इंडिया नहीं आए थे लेकिन इंडिया के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा था, तो ये बुक है इनकी ज्योग्राफिका, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन दी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन विच रीजन फर्स्ट? कौन से रीजन में सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करी गई थी? बॉम्बे, मद्रास, बंगाल या पंजाब में? बताओ जरा इसका सही उत्तर बताओ। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बंगाल में, ठीक है।
और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस की थी परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में 1793 में, फिक्सिंग द लैंड रेवेन्यू विद जमींदार परमानेंटली, यानी कि जो लैंड रेवेन्यू होता था ना उसको उन्होंने फिक्स कर दिया ज़मींदारों के साथ कि भाई इतना ही मिलेगा, ठीक है, परमानेंट, यानी कि इतना ही मिलेगा, इससे ऊपर ज़्यादा नहीं। वो क्या करते थे पहले कि जितना मन करता था उतना वसूली कर लेते, तो उसको उन्होंने फिक्स कर दिया था लैंड रेवेन्यू को, इतना तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है। अब फिक्स जब कर दिया तो भाई चाहे प्रोडक्शन कम हो ज़्यादा हो उतना देना ही पड़ेगा। तो अपने फ़ायदे भी थे नुकसान भी थे। 1793 में आया था। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और बहुत बार। चलो अब ज्योग्राफी का सेक्शन आ गया हमारे पास। हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन थे, लेकिन आपको शायद लगा होगा कि हमने 10-15 क्वेश्चन करे हैं, क्योंकि इतना टाइम हमारा लग गया। कोई बात नहीं यार, पढ़ना है, एग्ज़ाम क्रैक करने हैं तो टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है। खुद अगर तुम ये सब रिसर्च वर्क करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूम करोगे, तो बेटर है ना वीडियो देखो, नोट्स बनाओ। टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स, क्वेश्चन आता है तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, 8 स्टेट से होके निकलता है, ठीक है। अब थोड़ा सा बता दूं, ऐसा करके ये अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री, फिर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ऊपर, इससे ऊपर, इससे नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। दोनों के डिग्रीज की बात करूं तो दोनों के दोनों 23.5 डिग्री ये नॉर्थ पे है, ये 23.5 डिग्री साउथ पे है, ठीक है। और आपको पता है ये हमारी 0 में प्राइम मेरिडियन आती है, और इंडिया की लोकेशन यहाँ जैसी है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ओके। तो इंडिया के सेंटर से होकर निकलता है, सिर्फ यही निकलता है एक लैटिट्यूड। तो 8 के 8 स्टेट्स आपको पता होनी चाहिए। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आपका पेपरों में रिपीट हुआ है। गुजरात से स्टार्ट करें, यहाँ से बेस्ट से, तो देखो गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद कौन सा आता है, त्रिपुरा, फिर मिज़ोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम, ये 8 के 8 राज्य हैं। यहाँ से आपको सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ईस्ट टू वेस्ट अरेंज कर दो या वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कर दो। तो ये सीक्वेंस आपको यहाँ से पता होना चाहिए। बहुत बार पेपरों में सवाल ये रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा और द गंगा ऑफ साउथ। तो पता है आंखें बंद करके गोदावरी को बोला जाता है, लेकिन अब सवाल उठता है कि आपको थोड़ा सा आइडिया तो होना चाहिए ना गोदावरी के बारे में। तो देखो गोदावरी के बारे में एक बात बोल देता हूँ, ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया में। दिस इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। सबसे लॉन्गेस्ट कौन है फिर? गंगा। गंगा जो है वो लॉन्गेस्ट है, 25 किलोमीटर। तो इसकी कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी है 1465 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन दूसरा फैक्ट, लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर, यानी कि प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी है प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय पता है ना, इंडिया का जो नीचे वाला ये वी शेप है, यहाँ की जो नदियाँ इस तरफ फ्लो करती हैं उन्हें प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं, दोनों तरफ जो फ्लो करती हैं ऐसे करके, ठीक है। इतना पता चल गया। निकलती कहाँ से? ये त्र्यंबक से। त्र्यंबक कहाँ पे है? नासिक डिस्ट्रिक्ट में है। अब नासिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। बोलोगे सर, ठीक है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज की अगर मैं बात करूं तो बड़ी फेमस नदियां ट्रिब्यूटरी की, जैसे प्राणहिता, मजीरा, प्राणहिता, फिर एक और बड़ी फेमस है यार, इंद्रावती, फिर एक साबरी। ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके ऊपर डैम बना है, श्रीराम सागर डैम, ये इसके ऊपर बना है। और एक और लोकल डैम है, जायकवादी डैम। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। आई होप तुम नोट्स बना रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बस चिंता मत करना, 1-2 क्वेश्चन और बाकी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वोल्केनिक माउंटेन। इनमें से कौन सा वोल्केनिक माउंटेन नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। नोट फुजियामा, किलिमंजारो, वेसुवियस, अरावली। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अरावली माउंटेन जो है वो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ये सब के सब वोल्केनिक है। लेकिन अब थोड़ा इनके ऊपर और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ तुम्हें, बड़ी फेमस। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। अरावली तो तुम्हें पता है कहाँ पे है, ये हमारे वेस्टर्न साइड में है, इंडिया के वेस्टर्न साइड, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे मैं इंडिया बना देता हूँ, फटाफट से एक छोटा सा इंडिया यहाँ पे बना दूँ मैं, ऐसा वेस्टर्न साइड ही बनाऊँगा मैं, ठीक है। ऐसा करके वेस्टर्न साइड बनाऊंगा। तो यहाँ जैसे है ये, जैसे राजस्थान, गुजरात, दिल्ली रेंज, वो यहाँ पे है ये रेंज।
और ये इंडिया की तो सबसे ओल्डेस्ट रेंज है, ये इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट रेंज है और वर्ल्ड के भी सबसे पुरानी रेंजों में से आती है। ये हिमालय से भी पुरानी है, याद रखना। हिमालय तो बिल्कुल नए हैं। हिमालय को क्या बोलते हैं? यंग फोल्ड माउंटेन, ये उनका एग्जाम्पल है हिमालय जो हैं। लेकिन अरावली बहुत पुरानी है, ठीक है। और ये वोल्केनिक नहीं है। तो वोल्केनिक आपने बोला सर फुजियामा है, फुजियामा कहाँ पे है? तो बताना तो बनता है फ़र्ज़, जापान में है, ठीक है। जापान का बहुत ही सेक्रेड माउंटेन है ये, सेक्रेड माउंटेन, यानी कि इसकी पूजा समझ लो, पूजा करी जाती है लोगों के द्वारा, ठीक है। इसमें ना 1707 में एरप्शन हुई थी, उसके बाद इसमें एरप्शन नहीं हुई है। आप बोलोगे सर उसके बाद एरप्शन नहीं हुई है, तो नहीं हुई तो क्या बोलेंगे इसको? डोरमेंट है अभी ये। किस स्थिति में है? डोरमेंट कंडीशन में है, यानी कि इसका कोई वो नहीं है, अब तक सुप्त कंडीशन में है, सोया हुआ है ये, ठीक है। अब आप बोलोगे कि कौन से आइलैंड में है ये? तो ये होन्शु आइलैंड में है। जापान के डिफरेंट आइलैंड्स है ना, आपको पता है जापान 3-4 मेजर आइलैंड्स में बंटा हुआ है, तो उसका एक है होन्शु आइलैंड, उसमें है। और साथ में ये किसका पार्ट है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर उसका पार्ट है ये वाला जो फुजियामा माउंटेन है, ठीक है। इतना समझ आ गया? यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और बड़े इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, मोर देन सफिशिएंट रहेंगे। फिर आपने बोलोगे कि सर किलिमंजारो भी तो आपने यहाँ लिखा है, उसके ऊपर नहीं बताओगे? बिल्कुल बताएंगे उसके ऊपर। कहाँ पे है? तंजानिया में है ये। कहाँ लोकेशन है? तंजानिया। और अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है ये, हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक एडवांस फैक्ट बताऊं क्या इसका, जो स्टूडेंट्स बड़े पेपरों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी के लिए, सीडीएस, एनडीए, कैट या स्टेट पीसीएस के लिए, ये ना 3 कोन्स से बना है। इसके 3 कोन्स हैं। 3 कोन्स कौन कौन सी हैं? ठीक है, एक तो आती है कीबो, एक का नाम है मावेंजी, एक का नाम है शीरा। ये इसके 3 कोन्स हैं, कीबो, मावेंजी एंड शीरा। और आप बोलोगे सर कंडीशन तो बताई नहीं, तो ये भी डोरमेंट कंडीशन में है अभी, ठीक है। लेकिन अब लास्ट वाले की बात कर लेते हैं, माउंट वेसुवियस। बड़ा खतरनाक माउंटेन है भाई, कहाँ पे है? आप बोलोगे, हम बोलेंगे सर इटली में है। इटली में कहाँ पे है? कौन से एरिया के पास है? तो इटली का एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है नेपल्स, वहाँ के आसपास है। और मैं बोलूँगा कि दिस इज़ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड, ठीक है। क्या बोलूँगा? दिस इज़ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड, ये मैं आपको बोलूँगा। क्यों? क्योंकि इस पे 79 एडी में यहाँ एरप्शन हुई थी। क्या बोलूँगा? 79 एडी में यहाँ पे एरप्शन हुई थी। इतनी खतरनाक थी कि वहाँ आसपास का एक एरिया था पेम्पेई, उसको पूरा का पूरा व्यूरिड कर दिया था, इसने दबा दिया था अपने मलबे के नीचे, राख के नीचे। तो इसलिए खतरनाक है ये माउंट वेसुवियस, ओके। भाई मैं भी थक रहा हूँ यार बोल बोल के, ऐसी बात नहीं है। बस 2 क्वेश्चंस बाकी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम बॉटम टू टॉप? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे पेपरों में मैं देख चुका हूँ, चाहे यूपीएससी के पेपर में दे रहा था, स्टेट पीसीएस के दे रहा था, नॉर्मल पेपर्स में देखा मैंने। तो इसका पहले तो मैं ट्रिक बता दूं, फिर सॉल्व करना। ये मैंने खुद पर्सनल ट्रिक बनाया था जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मेरे को याद नहीं होता, तो मैंने क्या बनाया? ट्रू स्पिरिट माउंट दी एवरेस्ट। यानी कि अगर तुम्हारी ट्रू स्पिरिट है, तुम तभी माउंट एवरेस्ट को चढ़ सकते हो। टी से क्या बनेगा? ट्रोपोस्फियर, एस से स्ट्रेटोस्फियर, एम से मीजोस्फियर, टी से थर्मोस्फियर, ई से एक्सोस्फियर। तो अब ढूंढो जरा ट्रोपोस्फियर, फिर दूसरा कौन सा? स्ट्रेटो आना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। ट्रोपो के बाद स्ट्रेटो आया, मीजो आया, थर्मो आया। वेरी गुड, बस यही सही है हमारे पास ऑप्शन। हो गया ना सॉल्व? तो क्या याद रखना है? कुछ रट्टा नहीं मारना। ट्रू स्पिरिट माउंट द एवरेस्ट, ट्रू स्पिरिट माउंट द एवरेस्ट, ये लिख लेना कहीं पे, पेपरों में बहुत काम आएगा, ठीक है। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया इज, कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड। तो उड़ीसा है इसका सही उत्तर। अब मेरा फ़र्ज़ तो बनता है तुम्हें और इन्फॉर्मेशन भी देना बॉक्साइट के बारे में। ये बीमारी क्या है? देखो बॉक्साइट जो होता है ये ओर ऑफ एल्यूमिनियम है, दिस इज़ कॉल्ड एज ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का अयस्क बोला जाता है बॉक्साइट को, ठीक है।
और नेचर में ये सेडिमेंट्री होता है। सेडिमेंट्री मतलब जो परतदान चट्टानें होती हैं ना, उनमें पाया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पे इसका कौन आएगा? उड़ीसा। उड़ीसा के कौन से एरियाज, पेपरों में तो ये भी आ सकते हैं ना, तो जैसे कोरापुट, ठीक है, फिर कालाहांडी, ठीक है, फिर संबलपुर, ऐसे एरियाज जो बड़े फेमस हैं। और उड़ीसा में लगभग 50% रिजर्व जो है वो इंडिया के पाए जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक हिल है जिनका नाम क्या है? पंचपटमली, ये हिल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा माइंस हैं पंचपटमली हिल्स में, तो ये भी पेपरों के लिए याद रख लेना। उसके बाद ऑर्डर, तो सबसे ऊपर उड़ीसा बोलोगे, उसके बाद आंध्र प्रदेश बोलोगे, उसके बाद उसके बाद छत्तीसगढ़ बोलोगे, उसके बाद महाराष्ट्र बोलोगे। सीक्वेंस याद कर लेना, पेपरों में बहुत काम आएगा। ठीक है, और एक बात और बताऊं क्या? बॉक्साइट ज़्यादातर कहाँ मिलता है? लेटराइट रीजन में, जहाँ लेटराइट सॉइल होती है ना, वहाँ इसके पानी पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, पेपर तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ होता है? तो आप मुझे बोलोगे सर अभी तो बताया एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपको, एक सेकंड, हाँ, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको मज़ा आया होगा ये लेक्चर अटेंड करके। मज़ा आया तो दोस्तों चैनल नया है, सब्सक्राइब कर सकते हो, रीच बढ़ेगी हमारी। वीडियोस को लाइक भी कर सकते हो, और दोस्त जो तुम्हारी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करना पक्का करना, फ्री ऑफ कॉस्ट, पढ़ेंगे इतना अच्छा। ठीक है, और दूसरी बात क्या कर सकते हो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज़ माई नंबर। अगर आप मेरी ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, यानी कि ऑनलाइन होंगी लेकिन, ठीक है, और कोर्सेज मेरे परचेज़ करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको इसी तरीके से वहाँ पढ़ाया जाएगा अच्छे तरीके से, लेकिन एक अच्छे वेल स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो और पेपर क्रैक करने में आपको बहुत हेल्प मिले। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट पक्का करना, कमेंट में अपनी राय पक्का बताना। ठीक है, कि आपको मज़ा आया कि नहीं आया पढ़ने में। इस तरीके से और वीडियोज़ लेके आऊँ मैं। अभी मैंने स्टार्ट कर दी है सीरीज, पहले के भी MCQs पढ़े हैं इसी चैनल पे, देख सकते हो। अब और MCQs आएंगे आपके लिए। ठीक है दोस्तों, वैसे बहुत टाइम हो गया, आधा घंटा आपने लेक्चर अटेंड करा, तो जो स्टूडेंट्स अभी तक टिके हुए हैं तो याद रखना तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि ये आपकी सहनशीलता को दिखा रहा है, आपकी परसेवरेंस को दिखा रहा है कि तुम टिके रहोगे और तुम कुछ करोगे। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, धन्यवाद।